साल 1622 में फ्लोरिडा के कोस्ट के पास एक ठंडी तूफानी रात है और इस रात में सोने और चांदी से भरा हुआ एक स्पेनिश कार्गो शिप स्पेन वापस जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह फ्लोरिडा से गुजरता है, वैसे ही सीधे यह एक तूफान में फंस जाता है और इसकी पतवार लहरों से फट जाती है और कुछ ही मिनटों में अटोचा नाम का यह शिप पानी में चला जाता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात कम से कम 4000 करोड़ का खजाना डूब गया और इसकी लोकेशन धीरे धीरे एक पूरा रहस्य बन गई। लेकिन 3 सेंचुरीज से ज्यादा समय के बाद ओशियन के तल पर बैठने के बाद इस खजाने को आखिरकार खोज लिया गया और यह खजाना किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए हमने इस पूरी मिस्ट्री को कवर किया है कि कैसे एक आदमी और उसके खजाना ढूंढने वाले लोगों की टीम ने जहाज की खोज में दशकों बिताए और कैसे उनकी जीनियस इंजीनियरिंग और एक पुराने डॉक्यूमेंट ने फाइनली उन्हें इतिहास के सबसे कीमती जहाज के मलबे तक पहुंचाया। जब उस भयानक रात को अटोचा डूबा तो वह फ्लोरिडा कीज में एक उथली चट्टान पर जा गिरा, जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स का 200 मील का क्षेत्र था। उस समय जहाज की लोकेशन पता थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक दूसरे तूफान ने जहाज को तोड़ दिया और समुद्र तल पर मलबे का एक निशान छोड़ गया। इस तूफान के बाद ऐसा लगने लगा कि अटोचा की लोकेशन हमेशा के लिए खो गई है, लेकिन इसके खजाने के रिकॉर्ड्स को कभी नहीं भुलाया गया। इसके कार्गो मैनिफेस्ट के हिसाब से इसमें 150 गोल्ड बार्स, 1000 सिल्वर बार्स और 50 प्लस पेटियां थी। इस खजाने को हासिल करने के लिए बस किसी को इसे खोजने की जरूरत थी। यहीं पर अमेरिका के एक खजाने की खोज करने वाले इंसान मेल फिशर की एंट्री होती है। मेल ने अपनी पूरी जिंदगी डाइविंग में बिताई थी, इसलिए उसे अटोचा और उसके खजाने में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए वह और उसका परिवार इस खजाने की तलाश में देश के इस हिस्से में आ गए। एक बोट और कुछ मेटल डिटेक्टर्स के साथ उन्होंने माटिकम्बे कीज नाम के एक एरिया में अपनी खोज शुरू की, जिसका जिक्र कई दस्तावेजों में किया गया था। लेकिन 1 साल की खोज और लगभग 1,51,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के बाद भी उन्हें कोई भी चीज नहीं मिली। कई लोगों के लिए इस काफी बड़े समुद्र में अटोचा को ढूंढना एक असंभव काम था, लेकिन मेल के पास एक सीक्रेट हथियार था और वह था हिस्टोरियन यूजीन लायन अटोचा कहां डूबा इसके बारे में। और जानने के लिए वो सिविल में स्पेनिश आर्काइव्स में गया और उसे यह डॉक्यूमेंट मिला। जहाज के डूबने के सिर्फ 4 साल बाद की तारीख में इसमें लिखा गया था कि मार्केसास कीज नाम के एक एरिया में खजाने की खोज की गई थी, जो उस जगह से 160 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी, जहां पर कि मेल खजाने की खोज कर रहा था। मेल और उसके क्रू ने तुरंत अपनी बोट को आगे बढ़ाया और इस नई लोकेशन पर खोज शुरू कर दी। लेकिन ड्राइवर्स अब गहरे पानी में खोज कर रहे थे और उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, और वो थी विजिबिलिटी। हालांकि सरफेस पर पानी साफ था, लेकिन नीचे डाइवर्स मुश्किल से अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे थे, और इसलिए मेल ने इसका एक शानदार और सिंपल उपाय निकाला। उसने अपनी बोट में 2 बड़ी ट्यूब्स लगाई, जिन्हें प्रोपेलर के सामने नीचे उतारा जा सकता था। यह सरफेस से साफ पानी को रिडायरेक्ट करेंगे और इसे नीचे की ओर भेजेंगे, जहां पर डाइवर्स खोज कर रहे थे। इससे न सिर्फ कीचड़ भरा पानी पूरी तरह से साफ हो गया, बल्कि इससे एक बड़ा गड्ढा खोदने और रेत के नीचे दबी हुई चीजों को बाहर निकालने में भी आसानी हुई। फिर 1971 में एक दिन रेत साफ हो गई और एक बहुत बड़ा एंकर दिखाई दिया। हालांकि यह खजाने का टुकड़ा नहीं था, लेकिन यह उनका पहला संकेत था कि शायद अब असली चीज दूर नहीं थी। कप, तलवारें, तोप के गोले और जहाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए उपयोग की जाने वाली लोहे की कील जैसी और भी चीजें दिखाई देने लगी। हर चीज पर नजर रखने के लिए उन्होंने खजाने के हर टुकड़े को खोजने के लिए सर्कल्स का मैप बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैप पर एक क्लियर लाइन दिखाई देने लगी और वह इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अटोवा के खजाने का स्रोत इसी लाइन के साथ कहीं होना चाहिए। अटोचा को खोजने के लिए क्रू खजाने की छोटी छोटी चीजों के एक निशान को फॉलो कर रहा था, जो उन्हें खजाने के मुख्य स्रोत तक ले जा रहा था। लेकिन इस लाइन की खोज के 2 साल बाद भी क्रू को खजाने की ओर ले जाने वाला कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। मेल के पास पैसे बहुत कम होते जा रहे थे, और अगर उसे जल्द ही कोई खजाना नहीं मिला तो उसके पास इस खोज या मिशन के लिए पैसा जुटाने का कोई रास्ता नहीं होगा।
लेकिन फिर साल 1973 में एंकर से कुछ 100 फीट की दूरी पर क्रू को 3 बड़े सिल्वर बार्स और सिल्वर कॉइन्स का एक ढेर मिला। अकेले इस खोज की कीमत 80 लाख से भी ज्यादा थी। लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि ये जो उन्हें मिला था ये अटोचा से था या फिर उसके सहयोगी जहाज से था, जो भी उसी रात डूब गया था और इसलिए मेल जहाज के कार्गो मैनिफेस्ट में वापस गया। सोने और चांदी के हर एक टुकड़े को उनके एग्जैक्ट वेट और सीरियल नंबर के साथ इस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया गया था। सिल्वर बार्स पर कोरी गई मार्किंग्स और डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने पर उन्होंने कंफर्म किया कि वो सिल्वर बार्स और वो जिस खजाने के निशान को फॉलो कर रहे थे वो सच में अटोचा से ही थे। क्रू ने इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके सिक्कों को व्यवस्थित रूप से साफ करना शुरू कर दिया और पैसे बनाने के लिए उन्हें बेच दिया। मेल और उसका क्रू इस गेम में फिर से वापस आ चुके थे। कॉइन्स बेचकर उन्हें जो पैसे मिले उसके साथ क्रू ने नई सोनार डिटेक्शन टेक्निक्स के साथ और ज्यादा खजाने की खोज शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो इनके इस काम में प्रोसेस को स्पीड अप करने लगे, वैसे ही फ्लोरिडा स्टेट ने पाए जा रहे सभी खजाने की ओनरशिप का दावा करना शुरू कर दिया और इसके लिए मेल ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। इस बीच क्रू ने लाइन पर और ज्यादा चीजों को ढूंढना जारी रखा, जिसमें एक मेजर खोज 9 ब्रोंज की टोपें थीं, जिनके बैरल्स में अटोचा की मार्किंग्स को खुरेदा गया था। लेकिन इन तोपों को खोजने के ठीक एक दिन बाद उनकी एक बोट रात के दौरान पलट गई, जिसमें मेल के बेटे के साथ साथ क्रू के 3 लोग भी मारे गए। 3 साल बीत गए और क्रू बिना किसी नए सुराग के खोज को जारी रखता रहा। खोज के दौरान मेल ने अक्सर एक रहस्यमय डॉक्यूमेंट का जिक्र किया था जिसे उसने पढ़ा था, जिसे अटोचा के सर्वाइवर में से एक ने लिखा था। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस सर्वाइवर ने जहाज पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कोलंबियन एमरल्ड्स के 70 पाउंड की स्मगलिंग करने में एक कमांडर की मदद की थी। ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि मेल ने ये कहां पढ़ाया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अटोचा के खजाने में सिर्फ सोना और चांदी नहीं था, बल्कि उससे कई ज्यादा था। इस बीच 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मेल ने गवर्नमेंट के खिलाफ जीत हासिल की और आखिरकार उसे खजाने पर 100% राइट्स या अधिकार दे दिए गए। लेकिन 1970 के दशक के अंत तक मेल ने अटोचा की तलाश में 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे, पर उसे ये खजाना अभी तक नहीं मिला था। रास्ते में हर छोटी चीज ने क्रू को चिढ़ाया और ऐसा लग रहा था कि खजाना कहीं ना कहीं लाइन के किनारे पड़ा होगा। लेकिन ये सब बदलने वाला था। साल 1983 में लाइन की ओर जाते समय क्रू के मैग्नेटोमीटर में रोशनी दिखाई देने लगी। डाइवर जांच करने के लिए नीचे गए और उन्हें लाइन के साउथ ईस्ट में एक लोकेशन पर कई धातु के वस्तु मिले। इन्हें मैप पर प्लॉट करने से ओरिजिनल लाइन से एक नई लाइन अलग होने लगी। उन्हें पता था कि जहाज डूबने के 1 महीने बाद ही टूट गया था, इसलिए यह संभव था कि जहाज का मलबा किसी दूसरे रास्ते पर चला गया हो। उन्होंने कुछ सालों तक इस नई लाइन को फॉलो किया और ये नई लाइन खजाने के छोटे छोटे टुकड़े डिस्कवर करती रही। फिर 20 जुलाई 1985 को 3 क्रू मेंबर्स की दुखद मौत के ठीक 10 साल बाद उनके सोनार स्कैनर पर एक बड़ी लेकिन धुंधली चीज दिखाई दी। 2 ड्राइवर तुरंत पानी में उतरे और उसे खोजना शुरू किया। एक अनुमान के मुताबिक ग्रेग वेरहेम ने लगभग 100 गज ईस्ट की ओर ढूंढने का फैसला किया और आखिरकार उसकी आंखों के सामने वो चीज आ ही गई, जिसे देखने के लिए कई सालों से सभी लोगों की आंखें तरस गई थी। उसके सामने 80 फीट लंबा जहाज का मलबा पड़ा था, जिसके ऊपर सिल्वर बार्स के ढेर लगे हुए थे। जहाज के किनारे पर कई संदूक थे, जिनमें सिक्के और सोने की बार्स भरे हुए थे, जो रोशनी में चमक रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि 16 साल की कड़ी मेहनत और खोज के बाद मेल और उसके क्रू ने आखिरकार खजाने को ढूंढ लिया था। शॉकिंगली, इस मलबे के अंदर अंगूठे के शेप का एमरल्ड या पन्ना छिपा हुआ था, जो कि एक बहुत कीमती जेम है और जिसकी अकेले की कीमत 7 करोड़ से भी ज्यादा थी। मलबे में किसी और जगह एक और एमरल्ड निकला, जिसकी कीमत इस बार 9 करोड़ से भी ज्यादा थी। आखिरकार 2000 से भी ज्यादा बेहतरीन बिना कटे हुए एमरल्ड इस मलबे में खोजे गए और मेल की वो डॉक्यूमेंट वाली बात आखिर सच साबित हुई। आपकी इस अमेजिंग खजाने की खोज के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।